देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं द एज ऑफ चौसर के मेन पॉइंट्स को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आगामी NTA नेट JRF के पेपर के लिए। दोस्तों यदि आप NTA नेट JRF इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 20 मिनट का समय लूँगा। आपका ये जितना भी मैं इसमें फैक्ट्स लेकर के आया हूँ वो आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए अपना ये लेसन देख ही लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैंने व्हाइट बोर्ड पर कुछ फैक्ट्स लिख करके रखे हैं ताकि मैं जल्दी से आपको बता सकूं। समय कम रहता है, आप जानते हो ऑनलाइन में। तो बस दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखा है वो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको, बस दोनों पे ध्यान दीजिए, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो मेन पॉइंट्स ऑफ द एज ऑफ चौसर। जो चौसर का एज है वो 1340 से लेकर के 1400 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। और इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हुए हैं दिखाए जो अपना इम्पैक्ट रखे सोसाइटी पर और लिटरेचर पर उस समय, वो खास पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूँ और जो कि आपके NTA नेट के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों ज़रूर देखिए। पहला पॉइंट है द पर्ल पोइट। दोस्तों इनका दूसरा नाम द ग्वेंट पोइट भी है, यानी हम द पर्ल पोइट या द ग्वेंट पोइट दोनों में से कोई एक कह सकते हैं। दोस्तों इनका मैंने देखिए यहाँ पॉइंट वाइज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिए, पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हिज बर्थ एंड डेथ डेट इज अननोन। दोस्तों ये जो द पर्ल पोइट हैं इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ कुछ भी पता नहीं है, अननोन है। किसी को आज तक पता नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। याद रखिएगा द पर्ल पोइट बहुत महत्वपूर्ण है। और मेन वर्क इनका कौन कौन सा है दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखिए तो इनके 4 मैंने अगले वीडियो में भी बताया है। इसके पहले जो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसमें मैं बताया हूँ कि इनकी 4 जो रचनाएं हैं, जो वर्क्स हैं, वो हैं पर्ल, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट्स, पेशेंस और क्लीननेस, ठीक है। तो क्लीननेस, पेशेंस, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट्स और पर्ल, ये 4 इनके हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है बिलोंग्स टू। दोस्तों ये जो द पर्ल पोइट है ये किस हमारे एज से यानी किस से बिलोंग करते हैं, तो ये 14th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, है ना। यहाँ 14th सेंचुरी और एलिटरेटिव पोएम से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये इनका फैक्ट है, यानी इनके बारे में ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये किस प्रकार की पोएम की रचना किया करते थे, एलिटरेटिव पोएम, और किस सेंचुरी से रिलेटेड है, तो लेट 14th सेंचुरी, ठीक है। तो आपका ये भी क्लियर हो गया। अगला है बेन नोन फॉर, यानी किसके लिए विख्यात थे, यानी किसके लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों इनका है इंग्लिश रोमांस, ठीक है। ये अपने इंग्लिश रोमांस के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए थे, बहुत विख्यात हुए थे, याद रखिएगा। अगला है द ओनली बुक ही मेंशन्ड। दोस्तों ये जो पॉइंट है इस पे ध्यान दीजिएगा आप सब। इनकी एक मात्र रचना ऐसी है जिसमें इन्होंने नेम का उल्लेख किया है, ठीक है। वो नेम कौन सा था और क्या इन्होंने उल्लेख किया हम देखते हैं। तो जीन डी मेंस की एक रचना है रोमन डी ला रोज, ठीक है। जीन डी मेंस रोमन डी ला रोज का इन्होंने उल्लेख किया कि ये रोमन डी ला रोज जीन डी मेंस की है, या ये नेम आ गया। इन्होंने इस नेम का उल्लेख किया अपने क्लीननेस में। क्लीननेस जो इनकी रचना है द पर्ल पोइट की, दोस्तों उसमें इन्होंने इस नाम का जिक्र किया, ठीक है, क्लियर। इनका अगला स्टेटमेंट है, यानी कोई इनके द पर्ल पर कमेंट किया, कुछ टिप्पणी दिया, कुछ स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर में आने के लिए। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट को हम जरूर देखेंगे। स्टेटमेंट है इफ दिस इज अ फायरेबल perhaps everyone takes his own meaning from it and reads his own life into it। तो स्टेनबेक का एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ये किसने कहा है,
If this is the variable preps, every one takes his own meaning from it. यहाँ से आप पॉइंट बनाइएगा, अपने मन में बैठाइएगा, takes his own meaning from it, ये वाला, ठीक है, and reads his own life into it, ठीक है। तो यहाँ पर takes his own meaning from it and reads his own life into it, ये दो पॉइंट्स यदि आप याद रखते हैं तो ये स्टेटमेंट याद रहेगा, और यदि स्टेटमेंट याद रहेगा तो ये नाम भी याद रहेगा, स्टेनबेक, ठीक है। अब ये द पर्ल के लिए स्टेटमेंट दिए हैं, द पर्ल जो रचना है उसके लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा मेन पोइट्स ऑफ द एज ऑफ चौसर का जो पहले पोइट थे द पर्ल पोइट, उनके बिंदुओं को हमने टच किया। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर याद हुआ होगा। दोस्तों तो हमारे सेकेंड पोइट है जेफरे चौसर, ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों लिखा हुआ है, क्लियर है, सामने है आपके। 1343 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1400 ईस्वी में इनकी डेथ हुई। दोस्तों क्लियर है। तो यहाँ बोर्न इन यानी किस जगह पर इनका जन्म हुआ, तो विंट्री द विंटर्स स्ट्रीट, विंट्री द विंटर्स स्ट्रीट बहुत फेमस है दोस्तों। यहाँ पर इस गली में क्या होता था, तह खाने थे शराब के, ठीक है, पूरा पूरा मोहल्ला, पूरा पूरा स्टेट शराब के बिजनेस में लगा हुआ था। तो दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ एक अगला पॉइंट है हिज फादर, यानी जेफरे चौसर के फादर क्या करते थे, तो वाज अ प्रॉस्परस वाइन मर्चेंट। चूँकि आप जानते हो, मैंने बताया कि उस स्टेट में वाइन का व्यापार होता था, और उसी व्यापार के व्यापारी थे ये कौन, इनके पिताजी जेफरे चौसर के। यानी जेफरे चौसर जो हमारे हैं, इनके पिताजी बहुत समृद्ध थे इस बिजनेस में, ठीक है। अगला एजुकेशन, यानी जेफरे चौसर का एजुकेशन कहाँ तक हुआ, तो जेफरे चौसर ने फ्रेंच और लैटिन भाषा सीखी थी। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रेंच और लैटिन, ठीक है। अगला है वर्क्स, तो इनकी कौन कौन सी वर्क्स हैं, ठीक है। तो इनके 6 वर्क्स जो बहुत ही मेन हैं, यहाँ पर आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो निश्चित आपके समझ में आएगा। ये 6 आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो पहला है इनका द बुक ऑफ द डचेस, ठीक है। इसका मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इसका द बुक ऑफ द डचेस जो वर्क है इनका, इस पे जो वीडियो मैं बनाया हूँ उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों ये द बुक ऑफ द डचेस लिखा गया है 1368 और 69 ईस्वी में, यानी 1368 to 69 में। दोस्तों हमारा अगला है द हाउस ऑफ फेम, ठीक है। तो द हाउस ऑफ फेम ये 1379 to 80 में लिखा गया है, यानी 79 80, 13 तो आपका 13 ही रहेगा क्योंकि वो चेंज होने वाला नहीं है, उनके लाइफ से संबंधित है तो ये वैसे ही रहेगा। दोस्तों आप ये बेहतर अध्ययन करना चाहते हो तो मैं सुझाव दूंगा, वीडियो देखने का फ़ायदा तभी निकलेगा यदि आप वीडियो को कम से कम 5 बार देखोगे, ठीक है। रुक रुक करके 1 दिन 2 दिन के गैप पर, फिर 1 हफ्ते के गैप पर, फिर 10 दिन के गैप पर, फिर 15 दिन के गैप पर, इस तरह से आप यदि वीडियो को लगातार देखते रहते हो घूम घूम करके, तो निश्चित है आपको कुछ भी और तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी नोट को बनाने की ज़रूरत है। लेकिन यदि आप वीडियो को एक बार देखते हो, ठीक है, और चाहते हो कि मेरा तैयार हो जाए, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो उससे आप फिर स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा करके दे दिया, उसका इस्तेमाल आपको करना है। दोस्तों चलिए अगला देखते हैं अपना। नंबर 3 है द पार्लियामेंट ऑफ हॉल्स, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ हॉल्स ये 1380s से रिलेटेड है, 1380s। तो द पार्लियामेंट ऑफ हॉल्स हो गया, द हाउस ऑफ फेम हो गया, द बुक ऑफ द डचेज हो गया। ये 3 मैंने एक रेखा खींची हुई है जिसको डिवाइड किया है 2 भागों में, एक उधर एक इधर, तो इधर मैंने 3 दिया है, ठीक है। द बुक ऑफ द डचेस याद रखिए 1368 से 69, दूसरा है द हाउस ऑफ फेम ये 1379 और 80 है, ठीक है। अगला है पार्लियामेंट ऑफ हॉल्स 1380s, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रोलस एंड क्रिसाइड, ठीक है। ट्रोलस एंड क्रिसाइड ये 1378 to 85 के बीच लिखा गया है, यानी 78 और 85 याद रखिए। और नेक्स्ट है द लिजेंड ऑफ गुड वीमेन,
द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ये 1380s का है, और द कैंटरबरी टेल्स ये 1386 to 95 है। द कैंटरबरी टेल्स 1386 to 95। दोस्तों मैंने ये जो द कैंटरबरी टेल्स है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। इसमें जो 29 पिलग्रिम्स थे उनका नाम कैसे आसानी से याद करते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है और ट्रिक दिया है, फार्मूला दिया है कि हम कैसे जल्दी से तैयार करते हैं। तो दोस्तों यदि आप उस फार्मूले को देखना चाहते हो और भी वीडियो को देखना चाहते हो तो इसमें जो भी आए हुए हैं जिसका मैंने यहाँ पर इंडिकेशन किया है, तो उस पर यदि आप वीडियो चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करो, उसके नीचे आपको लिंक मिलेगा, लिंक को फॉलो करो, निश्चित आप उस वीडियो तक पहुंचोगे और उसका आनंद ले पाओगे और उसका लाभ ले पाओगे। तीसरा हमारा विलियम लैंगलैंड। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1330 ईस्वी में और इनकी डेथ हुई थी 1386 ईस्वी में। दोस्तों इनके मैंने जो यहाँ पॉइंट्स बनाए हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। बिलोंग्स टू, दोस्तों ये किस एज से किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर मैंने बताया है। तो ये है 14th सेंचुरी की। विलियम लैंगलैंड 14th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। बॉर्न इनका जन्म कहाँ हुआ था? लेडबरी हर्टफोर्डशायर, है ना। बॉर्न लेडबरी हर्टफोर्डशायर इन अबाउट 1332, ठीक है, यानी 1332 में इनका जन्म अबाउट माना जाता है। लगभग यहाँ पर आपका 1330 है लेकिन यहाँ जो आपका अबाउट बताया जाता है वो 1332, इतना ध्यान रखिएगा। हर्टफोर्डशायर लेडबरी, है ना, लेडबरी हर्टफोर्डशायर में इनका जन्म हुआ था अबाउट 1332 में। डीप नॉलेज ऑफ, यानी इनको किस में डीप नॉलेज थी, यानी बहुत गहराई से ज्ञान था। वो क्या था? मेडिवल थियोलॉजी, यानी मध्यकालीन जो धर्मशास्त्र था, थियोलॉजी मीन्स धर्मशास्त्र, तो जो मध्यकालीन धर्मशास्त्र था उनमें इनको काफ़ी डीप नॉलेज था विलियम लैंगलैंड को, ठीक है। इनके वर्क्स को देखते हैं, यानी कौन कौन से इनके प्रमुख वर्क्स हैं। तो इसमें है पायस द प्लॉमैन, ठीक है, इनकी बहुत ही फेमस पोएम है पायस द प्लॉमैन। आप इसको याद कर लीजिए, अक्सर पूछ ही लिया जाता है। तो पायस द प्लॉमैन ये रिटन हुआ है 1379 में, यानी 1379 ईस्वी में पायस द प्लॉमैन की रचना इन्होंने की, ठीक है। इसके बारे में, इस पोएम के बारे में मैंने यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उसको भी आप देख लीजिए। इसका फुल टाइटल, यानी पायस द प्लॉमैन का फुल टाइटल क्या है दोस्तों? तो वो है द विजन ऑफ विलियम, ठीक है, द विजन ऑफ विलियम, यानी विलियम मीन्स विलियम मीन्स विलियम लैंगलैंड, ठीक है। तो विलियम लैंगलैंड, ये यहाँ विलियम का मतलब है। द विजन ऑफ विलियम एलिगोरिकल पोएम है, ठीक है। ये द पायस द प्लॉमैन ये किस प्रकार का पोएम है? ये एलिगोरिकल पोएम है, ठीक है, यानी व्यंजनापूर्ण है। अन्योक्ति, अन्योक्ति का मतलब कहीं और से बातें उठा करके, कहानी उठा करके कहीं पेश किया जाना ही आपका एलिगोरिकल कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का पोएम है। अनराइम्ड एलिट्रेटिव वर्स है, यानी इसका जो काव्य रचना है वो एलिट्रेटिव है लेकिन अनराइम्ड है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। पायस द प्लॉमैन अनराइम्ड एलिट्रेटिव वर्स है और एलिगोरिकल पोएम है। दोस्तों मेन कैरेक्टर इसमें जो है वो पायस है, यहाँ लिखा हुआ है, और ये मेडिवल ड्रीम विजन, इसका जो फॉर्म है पायस द प्लॉमैन, ये जो पोएम है इसका फॉर्म है मेडिवल ड्रीम विजन, यानी इसमें ड्रीम जो है देखा जाता है, यानी स्वप्न देखा जाता है और उसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है बहुत ही ब्यूटीफुली, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो पायस द प्लॉमैन आप समझ ही चुके हैं। पायस द प्लॉमैन विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है और 1379 ईस्वी में लिखा गया है। आपका एलिगोरिकल इसका फॉर्म है, यहाँ पर मेडिवल ड्रीम विजन भी इसका फॉर्म है, और अनराइम्ड एलिट्रेटिव वर्ड्स है, इसका फुल टाइटल है द विजन ऑफ विलियम। दोस्तों इस तरह से हमारे विलियम लैंगलैंड का ये सबसे महत्वपूर्ण है पायस द प्लॉमैन, और यही खास करके मिलता है, इसके अलावा मैंने ढूंढा तो मिलता नहीं है, तो यही एक है मेन, तो यहाँ पर मैं लाया हूँ। अगला है नंबर 4। नंबर 4 पे जो हमारे द एज ऑफ चौसर के पोइट हैं वो है जॉन गोवर, ठीक है। जॉन गोवर का जन्म हुआ था 1330 में एंड ये डाइट किए थे 1408 में, ठीक है। तो कह सकते हो विलियम लैंगलैंड का जन्म 1330 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1408 ईस्वी में हुई थी। तो इनका जो पॉइंट्स है वो देखिए, पर्सनल फ्रेंड ऑफ, यानी पर्सनल फ्रेंड ऑफ जेफरी चौसर, ठीक है। जॉन गोवर ये जेफरी चौसर के क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे,
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख लीजिए, पर्सनल फ्रेंड ऑफ जेफरे चौसर। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने बनाया है स्टेटमेंट अबाउट इट, यानी ये जो जॉन गोवर जी हैं, ठीक है, इनके बारे में स्टेटमेंट कहा गया है। और ये स्टेटमेंट आपको देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट है। अ मेयर टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज एंड क्लास देन चौसर कुड क्लेम टू बी। ठीक है, कहा गया है कि ये बहुत विशेष प्रकार के प्रतिनिधि थे ऑफ हिज एज एंड क्लास, यानी अपने किस्म के, अपने क्लास के और अपने एज के बहुत ही खास प्रकार के प्रतिनिधि थे। देन की अपेक्षा चौसर कुड क्लेम टू बी, जितना चौसर जी दावा कर सकते थे उससे कहीं अधिक। ठीक है, तो इनके बारे में स्टेटमेंट हुआ और ये डेविड डच है ना, डेविड डचेस के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। अगला पॉइंट है अपना फ्रेंड्स देख लेते हैं फर्स्ट मेजर वर्क, यानी इनका जो जॉन गोवर का पहला जो प्रमुख इनका जो वर्क था, रचना थी, वो कौन थी? मैरियर डी ओमी। ठीक है, तो मैरियर डी ओमी ये आपका, और इसको हम मैरियर डी ओमी और इसको हम क्या कहते हैं? स्पेकुलम मेडिटेंटिस। स्पेकुलम मेडिटेंटिस इसी का दूसरा नाम है मैरियोर डी ओमी। ठीक है, मैरियोर डी ओमी कहो चाहे स्पेकुलम मेडिटेंटिस कहो, तो ये दो इनकी दोनों ही एक ही हैं, इनकी प्रमुख रचना है। वो भी फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाए फर्स्ट मेजर वर्क तो आप बताएंगे मैरियोर डी ओमी और स्पेकुलम मेडिटेंटिस। ठीक है, और वॉक्स क्लेमेंटिस इनका दूसरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वॉक्स क्लेमेंटिक्स। तो वॉक्स क्लेमेंटिक्स एक लॉन्ग लैटिन पोएम है दोस्तों, बहुत ही ये आपका लॉन्ग पोएम है और लैटिन भाषा में लिखा गया है और ये 1385 में लिखा गया था वॉक्स क्लेमेंटिस। ठीक है, 1385 ईस्वी में लिखा गया था, लॉन्ग लैटिन पोएम है, याद रखिएगा आप। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है वेल नोन वर्क, ये बहुत ही खास है, आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। यानी इनका जो काफ़ी प्रसिद्ध पॉपुलर जो वर्क रहा है, सबसे ज़्यादा इनको प्रसिद्धि देने वाला, तो वो है आपका कॉन्फेसियो एमेंटिस। ठीक है, कॉन्फेसियो एमेंटिस एक ऐसी रचना है इनकी जो बहुत ही लॉन्ग है, 33,000 लाइन्स हैं इसमें दोस्तों, इनको बहुत ही फेमस बनाती हैं, बहुत ही खास रचना है इनकी। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। तो द लवर्स कॉन्फेशंस, इसमें कॉन्फेसियो एमेंटिस में लवर्स जो है कॉन्फेशन करते हैं, कुछ अपने पाप या जो बुरे कर्म हैं या जो कुछ भी है उसकी स्वीकृति करते हैं। तो यहाँ पर द लवर्स कॉन्फेशंस, ये इसमें देखिए है ना, 13,000, यहाँ पर 33,000 लाइन्स। ठीक है, 33,000 लाइन्स हैं, बहुत ही लॉन्ग है और मिडिल इंग्लिश पोएम है। आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्फेसियो एमेंटिस जो है आपका कॉन्फेसियो एमेंटिस, ये मिडिल इंग्लिश पोएम है, 33,000 लाइन्स इसमें, और इसमें द लवर्स कन्फेशंस करते हैं और रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिचर्ड सेकंड, यानी रिचर्ड सेकंड के रिक्वेस्ट पर इसकी रचना की गई थी दोस्तों। और कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पलरी टेल ऑफ लव, यानी इसमें लव से रिलेटेड कहानियों का संग्रह है, ये कलेक्शन किया गया है। और ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स हैं, यानी इस जो पोएम है कॉन्फेसियो एमेंटिस ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है दोस्तों। और इट रिकॉर्ड्स द कन्फेशंस मेड बाय एन एजिंग लवर, यानी एक उम्र दराज होते हुए प्रेमी की कॉन्फेशंस को इसमें दर्शाया गया है। और वो है एमांस टू जेनियस, यानी एमांस ने जेनियस से कुछ कन्फेशंस करता है और वो खास है इसमें, तो उसको भी मैंने यहाँ लिखा है। इस तरह से दोस्तों आपके ये 4 तैयार हो गए। अब देखते हैं जो अपने 5वें पॉइंट हैं द एज ऑफ चौसर के, उनको भी तैयार कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों देखते हैं अपने 5th नंबर पर कौन से कवि आते हैं द एज ऑफ चौसर के। तो दोस्तों 5वें नंबर पर हैं जॉन मैंडेविल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, द एज ऑफ चौसर के हैं। और इनका भी हिज बर्थ एंड डेथ इज़ अननोन, यानी इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इसका कोई अता पता नहीं है, किसी को नहीं मालूम है दोस्तों। तो अज्ञात है ये। और इंग्लिश प्रोज राइटर, और ये इंग्लिश प्रोज राइटर हैं कौन? जॉन मैंडेविल। और इनके वर्क्स को हम देख लेते हैं। तो इनके वर्क्स में आता है सबसे पहले द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविल। दोस्तों
आप देख ही रहे हैं यहाँ लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड पर, द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविल, इनकी रचना है, प्रसिद्ध है। और ये रिटन अप्रोक्सीमेटली 1340 to 50, यानी 1340 से लेकर के 1350 तक के बीच में ये लिखा गया है। दोस्तों, रिटन इन नॉर्मन फ्रेंच, यानी ये जो रचना है द ट्रेवल ऑफ सर जॉन मैंडेविल, ये नॉर्मन फ्रेंच में लिखी गई है और इसको ट्रांसलेट किया गया है, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड लैटिन, और इंग्लिश और लैटिन में इसको ट्रांसलेट किया गया है। आगे हम देख लेते हैं मेजर सोर्स फॉर, और ये जो इनकी रचना है द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविल, ये सोर्स का काम करती है किसके, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यानी भौगोलिक सूचना, भौगोलिक इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा सोर्स का, स्रोत का काम करती है। इट इज़ सपोज्ड, ऐसा माना जाता है, दैट लियोनार्डो डा विंसी और क्रिस्टोफर कोलंबस आर बिलीव्ड टू हैव रियलाइड अपॉन मैंडेविल्स बुक। ठीक है, तो ये जो कोलंबस थे और लियोनार्डो दा विंसी थे, ये भी विश्वास करते थे किसके, मैंडेविल की बुक पर। तो वो बुक कौन सी है, द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविल, इस बुक पर ये सब भी विश्वास करते थे। दोस्तों, हमारे अगले का भी है नंबर 6, जॉन वैक्लिफ और वैक्लिफ। ठीक है, चाहे वैक्लिफ कहिए या वैक्लिफ, दोनों लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों, जॉन वैक्लिफ का जन्म हुआ था 1330 ईस्वी में, यानी 1330 में, और मृत्यु हुआ था 1384 में, यानी 1384 ईस्वी में। दोस्तों, इनके बारे में देख लेते हैं। जो पॉइंट्स हम लाए हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट है द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार इनको कहा जाता है। ठीक है, सुबह का यानी भोर का तारा जिसे कहते हैं। तो ये भोर के तारे थे रिफॉर्मेशन के, जॉन वैक्लिफ। बेस्ट नोन फॉर, और ये किसके लिए सबसे अच्छी तरीके से इनको किसके लिए, यानी विख्यात थे किसके लिए, तो विख्यात थे फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन, यानी सबसे पहला पूर्ण ट्रांसलेशन इन्होंने किया था ऑफ द बाइबल, बाइबल का इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में, यानी बाइबल का पूर्ण ट्रांसलेशन इंग्लिश में सबसे पहले जॉन वैक्लिफ ने ही किया था। फ्रॉम लैटिन, तो लैटिन से, यानी लैटिन से इंग्लिश में किसने किया था, तो लैटिन से इंग्लिश में जॉन वैक्लिफ ने ही किया था सबसे पहले, और वही पूर्ण ट्रांसलेशन। ऑल्सो नोन एज, यानी इनको और भी किस तरीके से जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, चर्च रिफॉर्मर। अभी रिफॉर्मर की ये स्टार, मॉर्निंग स्टार हैं ऑफ रिफॉर्मेशन, और यहाँ आप देख रहे हैं चर्च रिफॉर्मर भी इनको कहा जाता है, जॉन वैक्लिफ को। द ट्रांसलेशन वाज डन, और ये जो ट्रांसलेशन इन्होंने किया था बाइबल का इंग्लिश में लैटिन से, उस ट्रांसलेशन के बारे में कुछ और जानकारी है। तो उसको ट्रांसलेट किया था निकोलस ऑफ हरफोर्ड एंड जॉन पुरवे, है ना, जॉन पुरवे और निकोलस ऑफ हरफोर्ड, ये दो लोगों ने मिलकर के ट्रांसलेट किया था अंडर वैक्लिफ गाइडेंस। और जो ट्रांसलेशन इन्होंने किया वो किसके गाइडेंस, किसके गाइडेंस में किए, तो वो वैक्लिफ के गाइडेंस में किए। उसके गाइड जो थे वो वैक्लिफ ही थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई टॉपिक, नई ऊर्जा, नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों